आरडीएनए बोला था पढ़ने के लिए, और जल्दी फटाफट बताइए। वांछित जीन, तीसरा बोला था पढ़ने के लिए प्लाज्मिड, और चौथा था वेक्टर या वाहक। चलिए फटाफट बताइए कि इसके बारे में, किसी के बारे में कुछ पढ़े, किसी भी चीज के बारे में पढ़ाई किए, क्या पढ़े? ये बोला था पढ़ने के लिए आप लोगों को। खैर हमें तो उम्मीद ही नहीं रहता आप लोगों से। ये चीजें हो गई थी, हमने पढ़ लिया था। प्राचीन तकनीक, आधुनिक भी पढ़ लिया था, एएफबी का स्टेटमेंट देख लिया था। चलिए इनकी बात करेंगे कुछ देर के बाद। पाउलबर्ग है, इनकी बात कुछ देर के बाद करेंगे। फिलहाल अभी हमें समझना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसी को नाम देते हैं क्या हम लोग? पुनर्योगज। क्या गलती लिख दी है जी? अच्छा ये वाला। ठीक है अभी, अरे अच्छा ठहर जा। अभी सही है ना? चल चलिए, पुनर्योगज डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए? ये चीज देखते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पढ़ा इसके बारे में? कुछ भी नहीं? अरे वाट लगेगा तू लोग का इस चैप्टर में। ये एलईडी बंद करो तो, नीचे से नीचे वाले को बंद करना, उधर उधर उधर, उसके बगल वाले को, उसके हाँ कोई बात नहीं, डर था इसी बात का। खैर कोई बात नहीं। चलिए, असल कहानी यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए की ही है। ठीक है, इस चैप्टर में आपका आर डीएनए, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? आर डीएनए, और सबसे इंपॉर्टेंस इसी का है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्या चीजें हैं ये। फिलहाल इससे जुड़ी एक बात, जैसे एक वर्ड आपको दे रखा था हमने, वांछित जीन। अच्छा कल एक ना वैज्ञानिक का नाम छूटा हुआ है जी, बेंटिंग और बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट, अब ये कहां पर छूटा हुआ है ये बात जरा देख लेते हैं हम लोग, बाद में इसकी बात करेंगे। कल कहीं ना कहीं हम लोग ना इंसुलिन की बात कर रहे थे। ठीक है, याद है आप लोगों को? इंसुलिन कहां से निकाला था शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो? सुअर के, या तो फिर मवेशियों के अग्नाशय से, स्पेशली किससे? सुअर से। ठीक है, तो ये जो इंसुलिन प्राप्त किया था हमने कहीं ना कहीं किससे प्राप्त किया था बच्चा? जानवरों से। इनके अग्नाशय से हमने इंसुलिन निकाला था। उसके बाद इस इंसुलिन को सीधा का सीधा दिया गया था किसको? मनुष्यों को। क्या ये उचित था, सही था? कल भी इसके बारे में बात किया था। सही इसलिए नहीं था क्योंकि ये इंसुलिन मानव के लिए है ही नहीं। बात समझे ना? तो कहीं ना कहीं इसका क्या देखने को मिला था बच्चा? साइड इफेक्ट देखने को मिला था। तब फिर क्या किया गया कि इस काम को कर दिया गया बंद। ठीक है, अब यहां पर इनका बात याद रखिएगा कि ये जो मवेशी से निकालने वाला कार्यक्रम था ना, ये किसने दिया था? बेंटिंग और बेस्ट ने। तो याद रखिएगा कि बेंटिंग और बेस्ट कौन थे? वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मवेशियों से क्या निकाला था? इंसुलिन, और उस इंसुलिन को निकाल करके किसको दिया गया था? मनुष्यों को दिया गया। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। ये नाम केवल छूट गया था। कौन? हाँ, ये बेंटिंग और बेस्ट दोनों अलग अलग नाम है। ठीक है, उसके बाद अभी फिलहाल हम बात करते हैं आरडीएनए का। चलिए, आरडीएनए को समझने से पहले तनिक ये बताइए, क्या हमारे अंदर डीएनए है? 100% है हमारे अंदर डीएनए। उस डीएनए में क्या जीन है?
ठीक है। अब एक जीन ऐसा जो आगे जाकर के हमारे लिए बनाएगा क्या, इंसुलिन, ठीक है। अब वो जिस कोशिका में उपस्थित है उस कोशिका को नॉर्मली हम कहते हैं बीटा कोशिका, और इसी बीटा कोशिका में पाया जाता है वो जीन जो आगे चल करके बनाएगा हमारे लिए क्या, इंसुलिन। कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि सर वो जीन का नाम ही क्या है, बीटा जीन, हालांकि वो एक्चुअल में कहाँ मिलता है, बीटा कोशिका में मिलता है, उस जीन का नाम होता है आई जीन। तो खैर वो बात की चीज है, वो बाद में देखेंगे। क्या क्या बातें की कि सर हमारे अंदर डीएनए मिल रहा है, उस डीएनए में जीन है, ठीक है, और वो डीएनए या वो जीन कहाँ पर मिल रहा है, हमारे बीटा कोशिका में। ये बीटा कोशिका कहाँ की है, अग्नाशय की। सिंपली सुनना, कहाँ की कोशिका, अग्नाशय की। उस अग्नाशय की कोशिका का नाम दे दिया बीटा कोशिका, जिसमें मिल रहा है का एक जीन, वो क्या बनाएगा हमारे लिए, इंसुलिन बनाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। चलो आगे। अब दिक्कत क्या आया था कि सर जो जानवरों से अभी अभी हमने देखा कि इंसुलिन निकाल रहे थे, मनुष्यों को दे रहे थे, इस काम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब भाई समस्याएं तो अभी भी है, रोगी तो अभी भी है, ठीक है, उनका क्या करेंगे, तो श्रीमान क्या करने वाले हैं ना, बायोटेक की मदद से हम लोग बनवाएंगे क्या, इंसुलिन। कैसे बनवाएंगे, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा सर, हमें उस जीन को निकालना होगा जिस जीन का हमें क्या चाहिए, उत्पाद चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि सर ये वो जीन है जो आगे चल के क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस जीन को निकालना होगा यहाँ से। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सारा प्रोसेस आएगा। ठीक है, सिंपल एकदम ओवरव्यू में समझना है हमें कि सर ये हमारे लिए क्या था। अरे ले, ये कहाँ चला गया जी, तरीके जो है वो समस्या है। पूरा मैटर गया ना। कोई बात नहीं, चलो कहीं गया तो गया, फिर से देख लेंगे हम लोग। 10 पे था पक्का। चलो फिर से देखते हैं क्या कहा था सर, वो जीन हमें चाहिए जिस जीन से हमें क्या बनवाना है, उत्पाद बनवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस जीन को निकालना पड़ेगा बाहर। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, वो अभी सब कुछ से दूर है हम। बस याद रखना कि सर वो जीन जिस जीन को हम बाहर निकाल रहे हैं, क्या करने के लिए, उत्पाद बनवाने के लिए, कौन से तरीके से, बायोटेक से, जैव प्रौद्योगिकी से। सर ये वो जीन है जिसको हम नाम देंगे सेलेक्टिव जीन, या तो वांछित जीन, या एक और नाम चयनित जीन। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब हमारा क्या है कि सर जिस जीन का उत्पाद बनवाना चाह रहे हैं, जिस जीन से हम प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं, उस जीन को सेलेक्ट किया है हमने। हमारे अंदर बहुत सारे जीन है, लेकिन हमें क्या करना है सर, एक प्रोडक्ट बनवाना है, उसका नाम क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन बनाने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, एक स्पेशल जीन जिम्मेदार होगा। ठीक है, उस जीन से हमें क्या कराना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो वो जीन हमारे लिए क्या कहलाएगा, सेलेक्टिव जीन कहलाएगा, वांछित जीन कहलाएगा, या तो कहीं ना कहीं हमारा चयनित जीन, जिसको हमने सेलेक्ट किया है। और इसी जीन को आगे ले चल के प्रोसेस कराएंगे कहाँ पे, बायोटेक में। क्या ये वर्ड समझ में आ गया, सेलेक्टिव जीन, कोई दिक्कत। चलो अब अगला वर्ड क्या है हमारे लिए, चलो अब था हमारा क्या, आरडीएनए। आराम से समझना बाबू, ध्यान से। हमने अभी अभी बस एक वर्ड समझा है, उस वर्ड का नाम क्या है, चयनित जीन। चलो हमने सर एक जीन को सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कि वो जीन हमारा, जैसे ये हमारा डीएनए,
ठीक है। और ये वो हिस्सा है, ये वो जीन है जिसको हमने चुना है क्या बनवाने के लिए, प्रोडक्ट बनवाने के लिए, ठीक है। चलो आगे कहानी सुनना। अब क्या करने वाले सर, हमने जीन को सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास क्या मिल गया, हमारा जीन। अब अगला वर्ड है हमारे लिए क्या, आर डीएनए। अच्छा कितने लोग को याद है बच्चा प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, याद है सभी को? अब तनिक देखना तो जरा, देखिए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक की कोशिका में मिल रहा है इसका खुद का अपना डीएनए। किसी को आपत्ति तो नहीं है ना? चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, खुद का अपना क्या मिलेगा उसके पास, डीएनए मिलेगा, ठीक है। अब इस डीएनए को हम नाम देते हैं बच्चा मेन जेनेटिक मटेरियल, हिंदी में कहते हैं मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। इसके अलावा इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ और मिल रहा है और ये भी कौन है, डीएनए, ठीक है। अब ऐसा डीएनए जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के क्या मिल रहा है, अलावा मिल रहा है। बात समझे क्या बोला कि सर इसके पास इसका खुद का अपना मेन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके अलावा भी क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। ऐसा डीएनए जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा मिल रहा है, या फिर हम ऐसा कहें कि सर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा डीएनए कह लेना है इसको। सर मेन वाला तो है, ये है इसके पास, लेकिन उसके अलावा क्या मिल रहा है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए मिल रहा है। उस एक्स्ट्रा डीएनए को नाम देते हैं क्या बच्चा, प्लाज्मिड। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आपने। तो प्लाज्मिड क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलने वाला मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ और जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मिड दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे कहें कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा मिलने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। कमें या तो हम इसको और भी एक नाम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा बोला, या तो एक्स्ट्रा के अलावा क्या कह सकते हैं इसको, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। बहुत सारे नाम इसके कह सकते हैं, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, या तो फिर एक्स्ट्रा डीएनए, या तो इसी का नाम क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। अब आराम से काम सुनिएगा जरा, क्या है कि सर ये जो डीएनए है जिसको हमने बोला है कि ये कौन है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, समझे। अब सर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ हो या कोई भी, नॉर्मली अगर हम कहें कि आनुवांशिक पदार्थ, उसका लक्षण क्या होता है, बताओ। आनुवांशिक पदार्थ का लक्षण क्या है, क्या करता है डीएनए, चाहे वो आपका डीएनए हो या किसी प्रोकैरियोटिक का डीएनए हो, वो क्या करता है, हाँ? अरे जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसका काम यही है। चलो ठीक है, अभी मेरी उम्र 20 साल 25 साल, चलो ठीक है ना, अभी मेरा अगला पीढ़ी, और कुछ मेरे अंदर लक्षण दर्शा रहा है, इसके अलावा कुछ काम कर रहा है क्या मेरे अंदर, मेरा डीएनए? हाँ, प्रतिकृति कर रहा है, और क्या कर रहा है, अनुलेखन कर रहा है, और क्या कर रहा है, अनुवादन कर रहा है, ये सब भी तो कर रहा है ना, ठीक है। तो सर अगर मेरा डीएनए ये सब काम कर रहा है, इस प्रोकैरियोटिक का डीएनए भी क्या करेगा, सेम काम करेगा। सर ये क्या करेगा, प्रतिकृति करेगा। प्रतिकृति माने रेप्लिकेशन करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, अनुलेखन, अनुवादन डायरेक्ट करा दोगी, अनुलेखन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा।
तब जाके क्या करेगा, ये अनुवादन करेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद क्या बनवाएगा, प्रोडक्ट बनवाएगा। तो ये सब इसके लक्षण हो गए। इसके अलावा और क्या लक्षण होता है कि सर ये अगले पीढ़ी में भी जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। ये रहा आपका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। अब सवाल क्या, इरेज कर देना इसको। चल, मेन जेनेटिक मटेरियल तो समझ लिया, अभी कौन रह गया सर, एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको हमने नाम दे रखा है प्लाज्मिड। ये क्या करेगा सर, तो याद रखना, ये प्लाज्मिड एज इट इज काम करेगा किसके जैसा, मेन जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे मुख्य आनुवांशिक पदार्थ रेप्लिकेशन करता था, फिर क्या करता था, ट्रांसक्रिप्शन करता था, फिर ट्रांसलेशन करता था, फाइनली क्या बनाता था, प्रोडक्ट बनाता था, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता था। तो कहीं ना कहीं ये प्लाज्मिड भी क्या करेगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। बात पल्ले पड़ी। दूसरी बात सर, ये वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर मिल रहा है इसका मेन जेनेटिक मटेरियल, और कौन मिल रहा है, प्लाज्मिड। हमेशा याद रखना, प्लाज्मिड कैसे होते हैं, वृत्ताकार डीएनए होते हैं, ये बार बार बतानी ना पड़े। ये हो गया प्लाज्मिड। अब सर इसके अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अंदर ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, क्या मैं इसको डीएनए कहूं, बोलो चलेगा सर? अगर डीएनए है तो इसमें क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। वो जीन काम करेगा तो क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। चलो ठीक है सर, इसने बना दिया प्रोडक्ट। अब यहां देखो सर, ये कौन, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यानी कि अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। अगर मैं कहूं तो सर ये भी क्या है, डीएनए है। इसके पास भी क्या है, जीन है। इसका जीन भी काम करेगा तो क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या कि सर अगर इसका मेन जेनेटिक मटेरियल ने काम नहीं किया, मतलब कि इसके डीएनए ने काम नहीं किया, कुल मिला जुला करके अगर ऐसा हो जाए कि सर मेन जेनेटिक मटेरियल अगर उत्पाद न बनाए, तो क्या इस कोशिका पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? सर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये कौन, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। सर ये एक्स्ट्रा है ना। जैसे एग्जांपल अपने पे ले लो, ज्यादातर में भी अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मैथ वाले हैं, ठीक है सर, मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैथ है, तो बायो पे कोई खास ध्यान नहीं है, फिर भी है, चलो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि बायो में आप फेल कर जाओ या कुछ कर जाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। वैसे ही सर ये क्या था, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था। अगर इसका डीएनए, इसका जीन अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर? अरे फर्क तुमरे पे पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या क्या बातें बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आराम से चल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, थोड़ा सा रफ्तार लिए थे ना, बौरा गया था सब। अब इसी में एक आध दो दिन के बाद आपका भी खुद हालत खराब हो जाएगा। जब एंजाइम्स पढ़ने शुरू करेंगे ना, बौराने लगोगे सब, क्योंकि वहां पे कोडिंग याद करनी पड़ेगी। याद है अभी जब ट्रांसलेशन वगैरह बताए थे, उस समय भी कुछ कोडिंग्स थी ना, तो वो कोडिंग तो सिंपल था, क्योंकि वो आपके सिलेबस से आउट है, वो था ही नहीं। इस चैप्टर में तो है, तो वहां पे आपने छोड़ रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से चलिए। क्या क्या बातें किया सर, मेन जेनेटिक मटेरियल, दूसरे प्लाज्मिड की बात किया। जो जो लक्षण मेन जेनेटिक मटेरियल का है, वही वही लक्षण किसका है, प्लाज्मिड का भी है। ठीक है, बस अंतर क्या चीज समझ में आया कि सर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ यदि काम नहीं करे, प्रोडक्ट नहीं बनाए, तो इस कोशिका पर असर पड़ेगा। और अगर यदि क्या करे सर, ये अतिरिक्त वाला यदि प्रोडक्ट ना बनाए, तो इससे कोई असर इस कोशिका पर नहीं पड़ेगा। रीजन की सर ये क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो अब आगे। ये कौन, प्लाज्मिड।
कौन बतिया रही है जी? बात पे थोड़ा कम ध्यान रखिए। चलो यहां देखो सर, ये प्लाज्मिड हो गया। इस प्लाज्मिड को हम कह देते हैं कि ये डीएनए है और इसी के अंदर क्या मिल रहे होंगे, इसके जीन मिल रहे होंगे। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, आर डीएनए। अब क्या करने वाले, ध्यान देना सर, ये जो हमारा प्लाज्मिड है ना, कैसे करेंगे वो सारी कहानियां आएंगी। अभी बस केवल हम ऊपर से देख रहे हैं कि करना क्या है हमें। सर इस प्लाज्मिड को हमने काटा, ठीक है, कैसे काटा, क्यों काट रहे हैं, सब कुछ अभी दूर है। फिलहाल कि प्लाज्मिड को हमने काट दिया और काटने के बाद ये कौन है हमारा, सेलेक्टिव जीन है। ये हमारा ये वांछित जीन है जिसको हमने चुन रखा है क्या करने के लिए, उत्पाद बनवाने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसको हमने चुन रखा है कि सर इसी जीन का हमको चाहिए उत्पाद, और फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि सर ये वो जीन है जो आगे चल के क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। हमने उस जीन को सेलेक्ट करके रखा ऊपर, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इंसुलिन वाले जीन को आप तुरंत उखाड़ के रख लीजिएगा। अच्छा एक चीज और, कि बायोटेक करने के लिए ना, पता है आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, तो बताएगा क्या है, एनीबॉडी? पढ़ा हुआ है आपने? बिना उसके बायोटेक नहीं हो सकता। मिस कर गए थे, वो आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। क्या आपके पास मेगा प्रोजेक्ट है? हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है ना, याद है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। उसमें आपके शरीर में मिलने वाले एक एक गुणसूत्र का, उस एक एक गुणसूत्र पर मिलने वाले एक एक जीन का डेटा पड़ा है, ठीक है। तो अभी हमने कह तो दिया कि सर मेरे अग्नाशय वाले डीएनए में क्या मिल रहा होगा, एक ऐसा जीन जो आगे चल के क्या बनाएगा, इंसुलिन। अब ये बताओ कि अग्नाशय वाला डीएनए और यहाँ इस हाथ वाला डीएनए, क्या दोनों में अंतर होगा? नहीं, सेम होगा। सर यहां भी वो वाला जीन होगा जो अग्नाशय में मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि सर ये इंसुलिन बनाने के लिए एक जीन जिम्मेदार है जिसका नाम है क्या, आई जीन। तो आई जीन मेरे हाथ में भी होगा और आई जीन मेरे अग्नाशय में भी होगा। अब आपको याद होगा कि सर जीन दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि एक जहां पे काम हो रहा होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और एक जहां पे वो काम नहीं कर रहे होते। यहाँ वाला आई जीन नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन नहीं बनता है। कहां बनता है? हमारे अग्नाशय में। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि कैसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे घबरा जाता है जी। तो चलो सरक जा रहा है केने केने, कहाँ गया, हाँ ये हटाते हैं इसको। चलो यहाँ देखो, अब उस जीन को क्या करेंगे, उठाएंगे वहां से और उठा के ला करके अपने इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के साथ क्या किया हमने, सर इसके अंदर पहले से इसका खुद का डीएनए था, प्लस हमने अपना क्या जोड़ा, इसके पास सेलेक्टिव जीन जोड़ दिया। अब ये डीएनए प्लाज्मिड वाला और मेरा सेलेक्टिव जीन दोनों मिलके कहलाएगा आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। बोलो बात समझ में आया? पुनर्योगज डीएनए क्या है? सर प्लाज्मिड के साथ हमने अपना सेलेक्टिव जीन ले जाकर के जोड़ दिया। अब ये जो है ये क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए। क्या किया, सबसे पहले आपने सेलेक्टिव जीन को देखा, सेलेक्टिव जीन को निकालने का प्रोसेस क्या होगा बात करेंगे। कुल मिला जुला के सबसे पहले हमने सेलेक्टिव जीन को पकड़ लिया, दूसरे में क्या लिया, सर प्लाज्मिड ले लिया दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या किया, इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ हमने अपने सेलेक्टिव जीन को जोड़ दिया और क्या बना दिया, आरडीएनए। ये कर दिया आपने तीसरे नंबर। कल हमने जो जो वर्ड दिया था क्या सारा वर्ड खत्म हो गया, आरडीएनए क्लियर हो गया, वहां का रह गया? अच्छा कोई बात नहीं है। तो बाबू याद रखना कि सर ये जो है ना, यही हमारा कौन है, वाहक।
इसी को कहते हैं वाहक, या तो क्या कहते हैं वेक्टर। अब काहे कहते हैं जस्ट इसी के बाद आपको तुरंत बता रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं? चलो क्या कर लिया देखना जरा। देखो हमने बस यहां पर लिया और अपना जीन यहां पर जोड़ दिया। क्या कहें अब इसको हम आरडीएनए कह सकते हैं ना। चलिए ये हो गया हमारा आरडीएनए। आरडीएनए कौन है सर? वो एक प्लाज्मिड है ना। ये कौन है? प्लाज्मिड है। एक एग्जांपल आपको पहले भी दिए हुए हैं, जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो, जैसे बनारस की एग्जांपल भी लिया था कि बनारस आप जा रहे हो हर हफ्ते में दवा लेने के लिए, है ना। अब आपको समय नहीं है, कोई जा रहा है बनारस, आपने क्या कर दिया, अपना दवाई का पर्चा उसको दे दिया, वो व्यक्ति गया अपना काम किया और आपका दवा भी लेकर के चला आया। तो सेम यही कहानी है बाबू। ये कौन हो गया? हमारा प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? तो वाहक की तरह, वाहक मतलब जो आपको सवारी कराएगा उसको क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। ये वेक्टर है। अब ये क्या करेगा? तो सर ये प्लाज्मिड क्या कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया जीन क्या करेगा? लेकर के जाएगा। कहां लेके जाएगा? देखेंगे कहां लेकर के जाएगा। फिलहाल वाहक किसको कहते हैं? सर ये जो हमने आरडीएनए बनाया है ना, इसी को वाहक कहते हैं। क्यों कहते हैं वाहक? क्योंकि ये क्या करेगा सर? हमारे द्वारा दिया गया जीन लेकर के जाएगा। ठीक है, अब कहां जाएगा? चलो लगे हाथ, इसको भी खत्म कर देते हैं। सर एक जीव है जिसको हम नाम दे रहे हैं परपोषी, या तो इसको इंग्लिश में कहेंगे होस्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? होस्ट। अब ये जीव है, कोई भी नाम दे देते हैं कि सर ये कोई एक्स जीव है, इसके अंदर इसका अपना खुद का डीएनए मिल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया सर? आरडीएनए तैयार कर लिया। इसको क्या बोल दिया हमने? वाहक बोल दिया। और अपने इस वाहक को डायरेक्टली डाल देते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? अच्छा ये होमवर्क आपका रेडी कर दिया है, वो इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग वो होमवर्क रेडी कर रहा है। देखो क्या किया बच्चा, हमने इस वाहक को उठाया और ले जाकर के किसमें डाल दिया? एक परपोषी में डाल दिया, जिसको हमने नाम दिया तो परपोषी दे रखा है या तो होस्ट दे रखा है। अब वो कौन? सर ये तो हमारा कौन है? प्लाज्मिड है। ठीक है, अब आगे सुनना, बस लगे हाथ, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। अब ये कोशिका है। ठीक है सर, ये कौन है? एक जीव है। ठीक है, इस जीव के अंदर क्या मिल रहा है? इसका खुद का अपना डीएनए। ये अपना काम करेगा और हमने क्या किया सर? अंदर डाल दिया हमने आरडीएनए। ये क्या करेगा सर? ये भी अपना काम करेगा। अब अपना काम क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करेगा तो क्या कर लेगा? ये रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा। देखिए बहुत सारा क्या कर रहा है? अपनी ये संख्या बढ़ा रहा है। प्लाज्मिड ने इस परपोषी की कोशिका में, होस्ट की कोशिका में जा करके क्या कर रहा है? अपनी संख्या बढ़ा रहा। लो भाई, बहुत सारी संख्या बढ़ा ली अपनी। अब बहुत सारा संख्या बढ़ाएगा तो सब में क्या है? हमारा जीन दिखाई देगा ऐसे। संख्या भी बढ़ा लिया, रेप्लिकेशन कर लिया, फिर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करेगा। और देखो तो सर ये सब क्या है? इसका जीन है। किसका जीन है? ये प्लाज्मिड का, इस वाहक का जीन है। और ये वाला किसका जीन है? हमारा जीन है, सेलेक्टिव जीन है, हमने जिसको डाला है। ये कौन है? एग्जाम्पल के तौर पे लिया था सर, कौन है? ये आई जीन है, जो आगे चल के बनाने वाला है क्या? इंसुलिन। अब सोचो कि इस होस्ट की कोशिका में जा करके सब कुछ क्या मिल रहा है? इसको भोजन पानी मिल रहा है।
तो भोजन पानी मिल रहा है, मतलब कि एडेप्टिव कंडीशन है, अनुकूलित वातावरण है, जिस वजह से इसने क्या किया, अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ा ली। अब क्या करना शुरू करेगा, कार्य करना शुरू करेगा। कार्य करना शुरू करेगा तो क्या होगा सर, इसका जितना भी जीन है अपना उत्पाद बनाना शुरू करेगा। और उसके साथ साथ क्या करेगा सर, हमारे द्वारा दिया गया जीन भी है ना, तो क्या हो जाएगा सर, हमारे द्वारा दिया गया जीन भी क्या बना देगा, इसके अंदर उत्पाद बना देगा। हमने कौन सा जीन डाला था, आई जीन। क्या बना होगा यहाँ पर उत्पाद के रूप में सर, अंदर भर भर के क्या पड़ा होगा, इंसुलिन पड़ा होगा। फिर क्या करेंगे, इस इंसुलिन को बाहर निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, साफ सफाई करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा कुछ प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन का, और करने के बाद फिर क्या कर देंगे, मार्केट में ला करके सप्लाई करा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने खत्म किया कि बायोटेक में करते क्या करते हैं। तो हमने अपने सेलेक्टिव जीन को ले लिया, फिर हमने किसी वेक्टर को चुना, उस वेक्टर के डीएनए के साथ हमने क्या किया, अपना डीएनए जोड़ दिया, फिर हमने उसको नाम क्या दे दिया, आर डीएनए। ठीक है, आर डीएनए कौन है सर, वही वाहक है जिसके डीएनए के साथ हमने क्या करा है, अपना सेलेक्टिव जीन जोड़ दिया। फिर अब इस वाहक को, अब वाहक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर ये हमारा जीन लेकर के जा रहा है, कहां पे लेके जा रहा है, किसी जीव में हम डाल रहे हैं ना इसको, तो वहां पर ये लेकर के जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या बोला कि ये वाहक है, ये वेक्टर है, लेके गया। इस जीव के अंदर सब कुछ बढ़िया मिला, सारा कुछ इसको मिल रहा है, क्या भोजन पानी जो चाहिए सब मिल रहा है। उसकी वजह से क्या करेगा, ये अपनी संख्या बढ़ा लेगा। संख्या बढ़ा लेगा तो सर अपना प्रतिकृति करेगा ही करेगा, बाद में जो मेरा द्वारा दिया गया जो जीन है इसका भी क्या हो जाएगा, प्रतिकृति हो जाएगा। अंत में जब ये प्रोडक्ट बनाएगा अपने जीन का, उस समय क्या करेगा, ये मेरे जीन का भी प्रोडक्ट बनवाएगा। अब समझिए, जैसे वही एग्जांपल हो गया ना कि सर कोई गया था, अभी बताया था कि कोई गाड़ी लेकर के गया हुआ है बनारस, और उसको हमने अपनी पर्ची थमा दी, वो अपना काम करके आया, मेरा भी काम करके आया वहां से। ठीक है, तो वैसे ही इन सभी जीनों का क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो लगे हाथ क्या होगा, ये मेरे वाले का भी उत्पाद बनवा देगा। ये सब कुछ प्रोसेस है बायोटेक में। ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने के लिए काफी लंबी चौड़ी कहानी है। चलो अब आते हैं कुछ स्लाइड पे जो खत्म करना है। चलो देखें जरा क्या क्या चीजें हैं कि सर जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत और प्रक्रियाएं में हमने एक नाम याद रखना है, किसका, पाउल बर्ग का। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के, या फिर अभियांत्रिकी बोलते हैं हिंदी में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। कारण जानते हो, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, लैम्डा फेज लिया था। कोई बताएगा लैम्डा फेज क्या है, लैम्डा फेज क्या है, लैम्डा फेज याद रखना बच्चा, क्या है, एक वायरस। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज था ना, एक प्रकार का क्या था, जीवाणु भोजी था, वैसे ही ये भी क्या है, एक प्रकार का जीवाणु भोजी है। क्या किया देखो जरा कि लैम्डा फेज की सहायता से S40 वायरस, इसको समझाते हैं। स्लाइड कहीं मिल जाए खाली, तो कहीं खाली नहीं है, कोई बात नहीं, यहीं पे समझा। देखो क्या किया था इन्होंने, सर एक वाहक लिया, और वाहक किसको लिया है यहाँ पे, लैम्डा फेज को लिया है। ठीक है, अब वाहक लेने के बाद फिर क्या चाहिए सर, हमें चाहिए एक जीन जिसको हमने क्या करा है, सेलेक्ट किया है, मतलब कि हमें चाहिए एक सेलेक्टिव जीन। तो सबसे पहले किसने, पाउल बर्ग ने क्या किया था, यही है वो पाउल बर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले पाउल बर्ग ने क्या किया था, S40 वायरस, चलो एक वायरस दिखा देते कि सर ये S40 वायरस है, S40 वायरस। इसमें से क्या किया इन्होंने कि एक जीन निकाला, छोटा सा एक टुकड़ा लिया इनका, और लेने के बाद क्या किया देखो तो, सर उस जीन को उठाया और ला के डाल दिया किसमें, एक वाहक में। वो वाहक कौन था, लैम्डा फेज। और उसके बाद क्या किया, फिर किसमें डालना है सर, एक जीव में, जिसको क्या बोलेंगे हम, होस्ट बोलेंगे। तो होस्ट के लिए किसका इस्तेमाल किया था, देखो किसका, ई कोलाई का किया था। ठीक है, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, कब, 1980 में मिला था। ठीक है, क्या क्या कहानी हुई, बात समझ में आया कि सबसे पहले इनको हमने फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला है। रीजन कि सबसे पहले इन्होंने क्या करके दिखा दिया था कि सर एक सेलेक्टिव जीन लिया, उस सेलेक्टिव जीन को किसके साथ जोड़ा, एक वाहक के साथ जोड़ा, उसके बाद उसको कहां भेज दिया, एक परपोषी में भेजा। काहे भेजा होगा, कुछ ना कुछ
प्रोडक्ट बनवाने के लिए भेजा होगा। किसका किसका इस्तेमाल किया था इन्होंने, बस सिंपल सा याद रखिएगा, लैम्डा फेज को वाहक के रूप में लिया था, SV40 वायरस के जीन का इस्तेमाल किया था, उसी से क्या बनवाना था इनको, उत्पाद बनवाना था, और पोषक के रूप में या परपोषी के रूप में किसको लिया था इन्होंने, ई कोलाई को लिया। डन, ये डेटा याद रख लीजिएगा। और ये नोबेल प्राइज वाली बात भी कि इनको 1980 में इसी काम के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे स्टैनले कॉन और हर्बर्ट बोयर, इन्होंने भी कुछ काम किया था। यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में पीछे भी हमने देख लिया, किसने किया भाई, कैसे कैसे किया, तो लैम्डा फेज का इस्तेमाल किया। लेकिन आरडीएनए की बात करें तो सर ये आरडीएनए बनाने वाले सबसे पहले दोनों वैज्ञानिक हैं, इन दोनों का नाम याद रख लीजिएगा। और किस पर काम किया था, टाइफाइड याद है आप लोग को, साल्मोनेला टाइफी, उसके जीन का इस्तेमाल किया था, ये शायद आपके बुक में होगा भी। इन्होंने एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को साल्मोनेला, ठीक है, टाइफीमोरियम की प्लाज्मिड से जोड़कर बनाया था। सिंपल, इसमें कुछ याद नहीं रखना है विशेष आपको कि सर एक प्लाज्मिड लिया, इस प्लाज्मिड में इन्होंने क्या किया, एक अपना जीन ला करके जोड़ा था और क्या बनाया था, आरडीएनए। बस ये बात याद रखना। फटाफट हम आगे चल रहे हैं इसमें। अब आगे बस ज्यादा ही स्लो हो रहे हैं हम लोग। क्या है देखो जरा, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, कितने सिद्धांत हैं, 2। बिना इन दोनों सिद्धांत के आप बायोटेक नहीं कर सकते हैं। बोला था ना कि सर कुछ नियम कानून होंगे बायोटेक करने के लिए, ठीक है। तो बायोटेक करने के लिए अपने पास 2 सिद्धांत है। सबसे पहले को हम लोग क्या कह रहे हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इन दोनों में अंतर देखें, फटाफट समझिएगा, पढ़ के देखो तो क्या मिल रहा है। कुछ पल्ले पड़ा, नेक्स्ट देखो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, स्लाइड खाली है आगे। चलो यही बात करते हैं। सिंपल समझना, यहाँ पे एकदम इजी है, जो बताया वही चीज है, बस खाली कंफ्यूज किया गया आपके एनसीईआरटी में। क्या है सर, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, तो नहीं बताओ तो कल ही बात किए थे ना इसके बारे में। क्या है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, सर यदि हम डीएनए के साथ कुछ फेरबदल करें, उसे डीएनए में मिलने वाले जीनों की संख्या को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, क्या कहलाएगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। लीजिए भाई बढ़ा देते हैं, ये रहा हमारे पास एक प्लाज्मिड, और इसमें हमने क्या कर दिया कि अपना एक डीएनए ला करके जोड़ दिया यहाँ पर। क्या हमने इसके साथ आनुवांशिक इंजीनियरिंग कर दी क्या, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, आर डीएनए। तो याद रखना सिंपल सा, आर डीएनए बनाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, पुनर्योगज डीएनए बनाना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है, समझो इसका मतलब क्या है। सर सिंपल सा, ये हमने क्या बना दिया, आरडीएनए, इसको कहां भेजना होगा, हमें होस्ट के अंदर भेजना होगा ना, तभी तो जाकर के ये क्या करेगा, काम करेगा। और आप क्या चाहोगे कि आपने जो आरडीएनए बनाया है, इस आरडीएनए में किसी प्रकार का कोई बदलाव आ जाए। आराम से सोचना कि सर हमने जो आरडीएनए बनाया है, हम क्या चाहेंगे कि इस पर कोई दूसरा सूक्ष्मजीव आकर के इसको नुकसान पहुंचा दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। सर कोई दूसरा जीव आकर के इसको नुकसान पहुंचा देगा, हमको इससे क्या बनवाना है, प्रोडक्ट बनवाना है। हो सकता है कि मेरे द्वारा डाला गया ये जो जीन है, इसी में गड़बड़ी आ जाए या इस प्लाज्मिड में गड़बड़ी आ जाए, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे जाकर के प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो क्या करना होगा, तो सर हमें एक ऐसे कमरे में जाना होगा जहां पर रोगाणु रहित कमरा हो। रोगाणु रहित कमरा कहने का मतलब कि एकदम सैनिटाइज हो रूम। याद है आप लोग को, मैंने पढ़ाया है टिश्यू कल्चर,
टिश्यू कल्चर में एक बात बताई थी कि सर एक मशीन होता है, हम लोग बहुत बड़े बड़े ग्लव्स लगाते हैं हाथों में, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, तब जाके क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, ताकि गलती से हमारे द्वारा किया जा रहा जो कार्य है ना, उसमें कोई दूसरा सूक्ष्मजीव आ करके प्रभावित न करे उसको। ठीक है, तो क्या करना है कि सर जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग का मतलब है कि सिंपल सा एक ऐसा कमरा, एक ऐसा लैब का व्यवस्था करना जहां पर किसी दूसरे सूक्ष्मजीवों का आवागमन न हो, ताकि हमारे द्वारा जो आगे काम किया जाएगा बायोटेक का, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। यही दोनों सिद्धांत पर आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, बायोटेक करने वाले। कुछ है नहीं है, अब जरा पढ़ के देखना। तो अभी सिंपल है, लास्ट ईयर। इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या तो आरएनए में परिवर्तन करेंगे सर, या तो जोड़ेंगे या तो कम करेंगे। ठीक है, इसे परपोषी यानी कि होस्ट में प्रवेश करा देंगे, करा करके इसके फिनोटाइप माने सर अगर जीन को डाल देंगे तो क्या उसके लक्षणों में परिवर्तन होगा? क्या लक्षण में परिवर्तन होना, कैरेक्टर में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं और जीएमओ का निर्माण करते हैं। ये जीएमओ बताएंगे आप लोग को कल। ठीक है, और ये लास्ट अगला क्या था, देखो कि सर रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में, रासायनिक यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, रोगाणु रहित वातावरण बना करके चयनित सूक्ष्म जीवों या कोशिका में वृद्धि करा के। कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि सर हमने जो आरडीएनए बनाया था उसको कहां डालना है, होस्ट में डालना है। ठीक है, वही बात यहाँ पे दे रखी है कि या तो किसी कोशिका में डालेंगे या तो किसी सूक्ष्मजीव में डालेंगे और उसके अंदर क्या कराएंगे, उसकी वृद्धि करा करके अधिक मात्रा में उत्पाद बनवाना, जैसे प्रतिजैविक यानी कि एंटीबॉडी, टीका यानी कि वैक्सीन, एंजाइम आप सभी लोग समझ रहे हैं, इत्यादि का निर्माण किया जाता है। डन।